आप सभी को मेरा जय हिंद। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और उसमें जो टॉपिक हमारा वो है मैटर। आपको स्क्रीन पे एक हैंड रिटन नोट्स दिख रहा होगा और उस हैंड रिटन नोट्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैटर। ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है कि जो केमिस्ट्री है रसायन उसका पहला चैप्टर होता है मैटर, यानी हिंदी में बोला जाए तो पदार्थ। तो मैटर को चलिए समझते हैं। वैसे देखने में तो काफ़ी छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर इसके डिटेल्स में जाएं तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हैंड रिटन नोट्स समझने से पहले हम लोग चलिए कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है। ठीक है। तो मैटर के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, पदार्थ। तो मैटर के बारे में अगर डेफिनेशन लिखें तो इसके लिए दो कंडीशन होता है। पहला, कि किसी भी चीज़ को हम लोग ऐसे ही मैटर नहीं बोल सकते, उसके लिए दो कंडीशन ये फुलफ़िल करना चाहिए। सबसे पहले कि उसका अपना कुछ मास होना चाहिए, यानी हिंदी में बोला जाए तो द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या करे? वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी वो जगह को घेरे। मतलब कोई जगह को वो, मतलब जिस जगह पे रहे उस जगह को वो घेर ले, मतलब उस जगह पे ऑक्यूपाई करे। उस जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई करने के दौरान आपके हाथ पे पेंसिल होगा या पेन होगा, कॉपी होगी। तो कॉपी का देखिए आप उठा के देखोगे तो उसका कुछ मास होगा। ठीक है। और जब कॉपी को जिस जगह पे रखोगे उस जगह को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उस जगह को वो घेर लेगा। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर, यानी पदार्थ बोल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ फुलफिल हो रहा है तब भी मैटर कहलाएगा, अदरवाइज उसको मैटर नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी चीज़ को भी मैटर ले सकते हैं। ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर ले सकते हो, ये भी एक मैटर है। आप कॉपी ले लो, आप पेन ले लो, आप एटम ले लो, आप मॉलिक्यूल ले लो, आप बर्ड ले लो, चिड़िया, पक्षी, या कोई एनिमल ले लो। ये सब सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मैटर हैं। क्योंकि आप ये इनमें से कोई भी चीज़ के बारे में अगर बात करोगे तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि अगर आप मतलब अपने अगल बगल में देखो तो सारे के सारे आपको मैटर नज़र आते हैं। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो नन मैटर हो, जो मैटर बिल्कुल नहीं हो, जो पदार्थ नहीं हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल तो होने चाहिए ना। हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम लोग मैटर नहीं कह सकते, बशर्ते इसका ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये भाई अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना करे तो फिर वो नन मैटर होगा, वो मैटर पदार्थ कहलाएगा ही नहीं। जैसे कुछ अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए नन मैटर के तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे कि आप ले लो लाइट, मतलब रोशनी। रोशनी तो जगह आपको दिखेगा कि जैसे कि सुबह होता है तो आप देखते हो कि पूरा दिन, मतलब पूरे दिन में देखते होगे कि हर जगह रोशनी फैली हुई है। लेकिन अगर आप लाइट का मास यानी द्रव्यमान मापने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान होता ही नहीं है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो आप हीट ले लो, हीट भी हो सकता है। साउंड ले लीजिए, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है, तो ये चलिए आपके कानों तक पहुंच रही है लेकिन इसका कोई मास नहीं होता है। ग्रेविटी ले लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, ये भी क्या है, नन मैटर है। आप अगर फीलिंग्स की बात करें तो अब लव, मतलब प्रेम जो होता है, इसका भी ना कोई मास होता है ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपके दिल में स्पेस बना लेगा लेकिन वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका कोई द्रव्यमान या कोई मास नहीं होता है। और भी अगर नेचुरल चीज़ की बात करें तो रेनबो, इंद्रधनुष आप सबने देखा होगा। लेकिन आप ये बताइए कि इंद्रधनुष का क्या द्रव्यमान या मास मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। रेनबो आप देखते होंगे, ये नन मैटर हुआ, यानी ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा टाइम, टाइम हमेशा चलता रहता है लेकिन टाइम कभी मैटर के कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए। मुझे लगता है इतना एग्जाम्पल काफ़ी है नन मैटर के लिए। तो अब बहुत लोगों को तो लाइट पता रहता है, लेकिन लाइट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नन मैटर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैटर का तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। तो ये पहला लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये सब सारा का सारा नोट्स में मेंशन किया हुआ है।
हाँ, लेकिन आप देखिए नोट्स मैं तो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन नोट्स सिर्फ ले लेने से नहीं होता है, उसके लिए आपको मतलब नोट्स को समझना होगा, क्योंकि नोट्स मैंने अपने तरीके से लिखा है। बहुत सारा ऐसा नोट्स है जो आपको आप पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो नोट्स आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। और ये नोट्स जो है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब मैंने इस हिसाब से बनाया कि आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल पड़ ही जाएगा। तो ये तो मैटर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर मैटर की बात करते हैं तो मैटर को हम लोग पार्टिकल्स से मिलके, मतलब मैटर जो भी है वो पार्टिकल से ही मिलके बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, तरल लिक्विड, और गैस अगर बात करते हैं तो सब देखिए सब पार्टिकल से ही मिलके बनते हैं, अणु से ही, यानी एटम से ही मिलके बनते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये मान लीजिए ये सॉलिड का हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको माइक्रोस्कोप में हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ये सब कुछ किससे बना है, एटम से ही बना हुआ है। और एटम सॉलिड में क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एकदम क्लोज रहेंगे। इनके बीच में स्पेस ना के बराबर रहता है। स्पेस तो रहता है लेकिन लगभग ना के बराबर रहता है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है एटम्स के बीच में। और अगर गैस की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस। तो देखिए जो भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सारे के सारे पार्टिकल्स से मिल के बने हैं। बिना पार्टिकल्स के ये बन ही नहीं सकते। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जो भी मैटर बनता है तो ये पार्टिकल से बना, तो ये पार्टिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स। ठीक है, इसको एटम ही बोलते हैं। कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट को क्या बोला जाता है, एटम, ऐसा मान के चल रहा है। आगे हम लोग एटम के अंदर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एटम्स को ही हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या लिया जा रहा है, एटम्स। ऐसा डाल्टन ने कहा था। डाल्टन का नाम आपने सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मेरे और भी लेक्चर्स आएंगे केमिस्ट्री में, जिसके मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। आप वीडियो देखिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं इसको एनसीईआरटी को ही बेस लेके ही ये नोट्स बना रहा हूँ। और जितना भी कंटेंट मैं दूंगा बिल्कुल फ्री दूंगा, इसके लिए कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन बस यही कंडीशन है कि आप पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए, वेस्ट मतलब समय को वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि देखिए सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सारे के सारे किस चीज़ से मिलकर बने हैं, एटम्स। ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल जो हम लोग आँख से नहीं दिखते हैं, ये सब को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब ये भी चीज़ आप देख रहे होंगे कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनके बीच के इनके ये जो एटम से मिलके बने, जैसे सॉलिड का अगर हम ये चार ले लेते हैं, ठीक, चार ले ले रहे हैं, एक, थोड़ा जूम करके अगर हम देखें, तीन, चार, अगर ये एटम्स को हम लोग ले लेते हैं तो देखिए बीच में ये गैप रह गया ना। हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें गैप रह ही जाता है। लिक्विड में तो आपको साफ गैप दिख रहा होगा और गैस में तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कोई भी पार्टिकल्स के बारे में या कोई भी मैटर के बारे में जो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस मतलब काफ़ी जगह होता है। अब डिपेंड करता है कि कैसा है वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से स्पेस डिपेंड करता है, मतलब एटम्स के बीच में। अगला अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी देखिए हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, या मतलब जैसे मतलब ये मैटर हो, उसके अंदर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। सॉलिड में तो हम लोग को नहीं दिखता, लेकिन लिक्विड और गैस में तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व या फील भी कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, फ्लो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपने ये अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास अगर हम m मान के चलते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg, 100 kg, लाख kg, तो अगर इसका मास हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, m, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, ये मूव कर रहा है,
ठीक, इसका वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं। ये v क्या है, हमारा वेलोसिटी है। तो अगर ये कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख सकते हैं, हाफ एम वेलोसिटी को वी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है वही कंडीशन में ना कि क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी है। और वो पार्टिकल अगर हम उसको एज अ सब्सटेंस ट्रीट करते हैं या मैटर ट्रीट करते हैं तो उसका मास तो होगा ही। विदाउट मास इट कांट बी कंसिडर्ड एज मैटर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो अगर क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता ही है। और जितने भी पार्टिकल्स हैं चाहे सॉलिड के हो, लिक्विड के हो, गैस के हो, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो मूव करने का कारण क्या है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। अब देखिए जैसे आप अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी जगह का अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उनका वेलोसिटी बढ़ जाता है। जैसे आप मान लो किसी एक रूम में, ऐसा ना हो लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि किसी एक रूम में मतलब जैसे ऑफिस हो गया, उस ऑफिस में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होने के कारण मान लो कि 100 लोग हैं, बड़ा सा हॉल है, 100 लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ आग लग जाता है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है ना, तो लोग भागने में लग जाते हैं। अब अचानक से लोगों के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाने रहती है। तो अब एनर्जी जैसे उनका बढ़ जाता है, उनका वेलोसिटी, दौड़ने का स्पीड भी तो बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है तो वो भागने लग जाते हैं। तो भागने लग जाते हैं तो उस हिसाब से उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। मतलब ये चीज़ आप समझिए कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप ये मान लीजिए बर्तन है, इसमें पानी है, नीचे से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप देखिए पहले तो पानी पूरा स्थिर रहेगा, ठीक है, मोशनलेस रहेगा, स्टेशनरी, हिलेगा नहीं, आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे हीट प्रोवाइड की जगह देखिएगा पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे उबलना स्टार्ट हो जाता है पानी। उबलना स्टार्ट हो जाता है मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या गेन कर रहे हैं, नीचे से एनर्जी गेन कर रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये मतलब मूवमेंट इसका शुरू हो जाता है। और जिनका ज़्यादा एनर्जी होता है वो वेपर बन के ऊपर उड़ जाते हैं। मतलब इतना तो समझ में आ गया आपको कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जा रहा है। बस इतना ही इसका मतलब है। आगे हम लोग ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हाँ बिल्कुल है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पार्टिकल्स जिनका मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मास 1 है और ये मास 2 है तो दोनों के अगर मास है तो जब भी आप एक चीज़ जान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ अगर उनका मास है तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। और किस कारण करेंगे, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, उन लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। आपने सोलर सिस्टम में भी पढ़ा है। अगर ग्रेविटेशन आपको याद होगा, आपने स्कूल क्लास 9th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का G m1m2/r²। ये आपको याद आ रहा होगा तो सही है, हम लोग इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं बस ये फार्मूला इसको लिख रहा हूँ। यहाँ क्या बोला जाता है कि दो मास हैं, यूनिवर्स में कोई भी दो मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और जिनका मास रहता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सबको किस चीज़ से मिलकर बने हैं, पार्टिकल से। तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मास होता है। तो ये मैटर का कुछ बेसिक्स डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग नोट्स में चलते हैं। जो जो चीज़ हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, मैटर की, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ये पहला कंडीशन होगा कि स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड हैज सम मास, और उसके पास मास होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर। दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि मैटर किस चीज़ से बना रहता है, पार्टिकल्स, और काफ़ी छोटे पार्टिकल्स से, स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जो हम लोग आँख अपने खुला आँख से देख नहीं सकते, उन्हें बोला जाता है एटम्स। अब पार्टिकल्स
जो भी हैं, चाहे सॉलिड को हो, लिक्विड के हो, गैस हो, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ, वो आपको उतना इमेजिन करके समझ में आ गया होगा। तो उनके बीच में हमेशा स्पेस रहता है। सॉलिड में कम स्पेस रहता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहता है, गैस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो वो क्या स्थिर रहते हैं या मूव करते रहते हैं? तो हाँ, वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए एमसीक्यू में आपको ये दे दिया जाएगा कि कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी मैटर हो, उसके अंदर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कारण आपसे पूछ देगा कि किस कारण इन लोग मूव करते रहते हैं। तो आपको दे दिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इस टाइप का 4 ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ मूवमेंट की बात हो रही, जहाँ वेलोसिटी की बात हो रही, वहाँ पे हम लोग हमेशा काइनेटिक एनर्जी को ही सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उस केस में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको इतना ये सब समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा। मैं काफ़ी स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दो मूव फास्टर। एंड दे मूव फास्टर मतलब वो जल्दी और ज़्यादा स्पीड में मूव करने लग जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अट्रैक्शन किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये मैटर के जो 6 मतलब पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब चलिए आगे मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि मैटर को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो मैटर को अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैटर का बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो उसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड किए हुए हैं। अगर आप ये फ्लो चार्ट समझ जा रहे हैं, समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर का एक समरी आपको समझ में आ गया। पूरा चैप्टर यहीं पे, बस ये जो फ्लो चार्ट है ये समझ लिए कि यही ये पूरा चैप्टर है। तो देखिए, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा मैटर को सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप सबने सुन रखा होगा कि इस सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी देखिए, आपने बस सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने इसके आगे नहीं पढ़ा होगा। अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड भी आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक होता है अमरफस सॉलिड। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल के साथ इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको दोबारा कभी इस चीज़ में दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हम लोग ये देखिए लिक्विड और गैस की बात करते हैं, तो लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है दैट समथिंग दैट फ्लोज, फ्लो मतलब बह रहा हो। तो लिक्विड भी बहता है और गैस भी बहता है। तो अगर हमारे दिमाग में कोई फ्लूइड बोलता है ना, मतलब हमारे दिमाग में जनरली क्या स्ट्राइक करता है? लिक्विड। गैस भी क्या है? फ्लूइड है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सॉलिड फ्लूइड नहीं है। सॉलिड को बोल सकते हैं कि उनके अंदर के पार्टिकल्स बहुत स्लो मूव करते हैं, तो फ्लो करते हैं लेकिन मतलब बहुत स्लो। लेकिन लिक्विड और गैस की बात की जाए तो उनके पार्टिकल्स, मतलब उनका वेलोसिटी, पार्टिकल्स का मूवमेंट का मतलब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट रहता है उनका वेलोसिटी रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग आसानी से फ्लो कर ले आते हैं। अब आप सॉलिड के बारे में यहाँ सोच रहे होगे कि ये मैंने 2 चीज़ में आपको बताया सॉलिड के बारे में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमरफस सॉलिड होता है। इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर्स। अब देखिए यहाँ पे भी प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग एलिमेंट्स में डिवाइड किए हैं और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में डिवाइड किए हुए हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटलॉइड्स मतलब अर्धधातु। हिंदी में अगर बात करें तो वो सब बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फ्लो चार्ट है आपको कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा। देखिए इस फ्लो चार्ट के साथ आप यहाँ देख रहे होगे रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे अब मैं पॉइंट वाइज लिख, मतलब इसके आगे डॉट दिया हुआ है। एक है प्लाज्मा, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग BEC बोलेंगे, BEC।
अब देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे केमिकल में भी नहीं रखा और ना फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखा। इसके बारे में अलग से पढ़ना है। और ये भी किसके अंडर आते हैं? ये दोनों भी मैटर के अंडर ही आते हैं। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? मैटर के अंडर आते हैं। और ये क्या होते हैं, हम लोग इसको तो ब्रीफ में मतलब ब्रॉड में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले फिर से देखेंगे हम लोग कि मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल को हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें भी सॉलिड को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफा सॉलिड। और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अगर प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मिक्सचर्स की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मैंने इसको इस हिसाब से फ्लो चार्ट बनाया है ताकि इसको अगर हम जितना भी तोड़ दें और उसको एक एक टॉपिक को पढ़ें, छोटा छोटा टॉपिक को, तो ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा और हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट कर लेंगे तो अगर एक दूसरे से अगर इसको रिलेट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। और जब चैप्टर आप समझ में आ जाएगा तो आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जो भी हम लोगों ने यहाँ फ्लो चार्ट में देखा उस सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन आप देख रहे थे यहाँ पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा। टेबल दिख रहा है फिजिकल क्लासिफिकेशन का। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को देख रहे होंगे टेबल में। तो इसको देखने से पहले हम लोग चलिए कि इसके फिगर देख लेते हैं। नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सॉलिड सबसे लेफ्ट में है, मिडिल में लिक्विड है और राइट साइड में गैस है। सबके पार्टिकल्स मैंने मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये डायग्राम में देख रहे होंगे, अगर आपको एटम्स दिख रहा होगा। ऊपर में जो ये वाला डायग्राम है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम किया हुआ है, थोड़ा बड़ा करके ये डायग्राम लिया गया है। मतलब ऊपर वाला थोड़ा छोटा है और नीचे वाला थोड़ा जूम किया हुआ है। तो सॉलिड में देखिए कि जो भी पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। इसके बीच में जो गैप है, ये पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, ये गैप काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। सॉलिड दिख रहा है ना, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये काफ़ी कम है। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो गैप देखिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। लिक्विड में गैप क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। और गैस में तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब गैस में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। तो अब देखिए, इसको अगर हम बात करें, सॉलिड आप देखे होंगे। सॉलिड अगर आप बात करें, आपके हाथ में अगर पेन होगा तो वो सॉलिड है। उसका देखिए शेप एकदम फिक्स रहेगा, उसका शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं, जैसे ये अगर हम कोई बर्तन ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं, एक कटोरी ले लेते हैं। इसमें अगर हम वाटर रख लेते हैं तो पानी किसका शेप ले ले रहा है? ग्लास का। और यही पानी को अगर हम इस कटोरी में डाल दें तो यहाँ पे जो पानी भर जाएगा किसका शेप ले लेगा? कटोरी का, यानी बाउल का ले लेगा ना। इसको मतलब लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का क्या करेगा? वो शेप ले लेगा। और गैस की बात करते हो तो गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, जिस कंटेनर में रखते हैं उसका शेप को वो एक्वायर कर लेता है। और गैस का कोई मतलब कोई शेप होता ही नहीं है। आप गैस को किसी भी कंटेनर में रख लो, वो अपने हिसाब से मतलब उसका कोई शेप ही नहीं होता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसका आयतन यानी एक वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे अगर आप क्यूबॉइड ले लो, ठीक है, ये क्यूबॉइड ले लो, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको अगर पता है तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे, वो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर इसको हम लोग काट देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो देखिए अलग अलग कर देंगे तो भी जो दो पार्ट बनेगा उस सब का अपना एक इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा और वो भी फिक्स रहेगा। लिक्विड की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर 1 लीटर पानी, यहाँ पे 1 लीटर पानी को अगर हम पूरी कंप्लीटली यहाँ पे डाल देते हैं तो ये भी कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। ये चेंज होगा, मतलब क्या होगा? इसका सिर्फ शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पहले भी 1 लीटर था और अभी भी 1 लीटर है। तो लिक्विड का क्या रहता है? वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स होता है। लेकिन गैस की अगर बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए सॉलिड में, अब देखिए ये सॉलिड का डायग्राम है।
सॉलिड में पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो दोनों क्या है, क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये है कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा कम है सॉलिड से अगर तुलना की जाए तो, और गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड की बात करें तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर गैस की बात करते हो तो वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गैस में जल्दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो दो पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस कैसा दिख रहा है, काफ़ी कम स्पेस दिख रहा है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिख रहा है और गैस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें, सॉरी सॉलिड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अभी तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले थे बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहता है, बहुत कम रहता है। उससे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में रहता है और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके में रहता है, गैस में रहता है। मतलब अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उसका जस्ट वो उल्टा हो जाता है। सॉलिड की बात करते हैं तो उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। डेंसिटी मतलब कोई फिक्स जगह में कितना आप अमाउंट रख रहे हो। अगर सॉलिड का डेंसिटी आप ध्यान रखो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डेंसिटी का क्या होता है डेफिनेशन, मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। तो आप कभी सॉलिड लो, लिक्विड लो और गैस लो, तो आप किसी एक स्पेस, मतलब स्पेस या कोई फिक्स जगह पे जितना आप सॉलिड रखोगे, देखना लिक्विड उससे कम ही उस जगह पे रखाएगा और गैस तो रखाएगा ही नहीं। मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम में आपका सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, यानी मास ज़्यादा रहेगा। डेंसिटी का चलिए फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं मास बाय वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला। तो जिसका मास ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम अगर हम फिक्स कर देते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का, ये फिक्स कर देते हैं, तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं कोई फिक्स वॉल्यूम में, तो मास सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, सॉलिड का। तो उस हिसाब से उसका डेंसिटी क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। लिक्विड का थोड़ा कम रहेगा और गैस का तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। सॉलिड की बात करें तो उसका हाई डेंसिटी होता है। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी अगर रहता है उसका, लेकिन इट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। और अगर गैस की बात करते हैं तो वेरी लो डेंसिटी, हम लोग ये बोल सकते हैं। सॉलिड की अगर बात करते हैं, जैसे कि आपको आयरन ले लो, आयरन मतलब लोहा ले लो, तो लोहा को जब हम लोग पिघलाते हैं तो मोटा मोटी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है लोहा का। मतलब वो फिक्स रहता है, कोई भी मेटल हो या कोई भी मतलब सॉलिड हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लिक्विड का भी आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। और गैस का देखिए, हर गैस का अलग अलग गैस है तो उस पर अलग अलग डिपेंड करता है। गैस को तो मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी गैस में है। तो अगर हम लोग लिक्विड सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड फेज में है। हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो सॉलिड का। क्योंकि सॉलिड को पिघलाने में हम लोग को टेम्परेचर क्या देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लिक्विड का देखिए, लिक्विड का अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर वेरी लो। तो लिक्विड का जल्दी मेल्टिंग पॉइंट तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो लिक्विड का अगर क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में बदलते हैं तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। आप ये इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम इस एरो का मतलब इंक्रीज़ करेंगे। और अगर लिक्विड को फर्दर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो देखते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर उल्टा करें, अगर गैस को हम लोग हीट सप्लाई ना करके कूल करें, कूल करने का मतलब टेम्परेचर को डाउन करें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फर्दर हम लोग लिक्विड का अगर टेम्परेचर कम कर दें, इस एरो का मतलब डिक्रीज़ करना, यानी इसको कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डेली का एग्जांपल आपके घर में देखते हो कि लिक्विड अगर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर को जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं फ्रिज में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। और अगर वही वाटर को हम लोग मतलब बॉईल करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हीट कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। होता है कि नहीं होता है।
और यही वाटर वेपर देखना कि अगर ठंडा हो जाता है तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। और वाटर को और ज़्यादा ठंडा करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। आइस को हल्का सा भी टेम्परेचर मिलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। और 100 डिग्री टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग उसको क्या सप्लाई करते हैं, हीट। तो यहाँ देखिए, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का सबसे ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। और गैस का तो खैर कहना ही नहीं, उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो गैसियस फेज में है। अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर आपके हाथ में मान लो कि कोई लोहे का रॉड रखा हुआ, आप उसको कंप्रेस या ज़्यादा नहीं दबा सकते। दबा सकते हैं क्या? आप उसका शेप बदल सकते हैं लेकिन उसको ज़्यादा दबा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके बीच का जो पार्टिकल्स है, देख रहे हैं ना फिगर में, इसके बीच के जो पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने कंप्रेस्ड है, इतने इनके बीच में जो स्पेस है काफ़ी कम है, इसको ज़्यादा हम नहीं दबा सकते। लेकिन लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस को गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। क्योंकि गैस को देखिए, आप एलपीजी गैस अपना घर में देखे होंगे, उसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है ना, तो उस गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है और उस सिलेंडर में भरा जाता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को लिक्विड के फॉर्म में जितना, देखिए अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ये सॉलिड है, बीच का पार्टिकल्स काफ़ी क्या है, क्लोजली पैक्ड है। मैं ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं बनाऊंगा, बस समझाने के लिए इतना। लिक्विड में थोड़ा सा गैप है, और ये गैस है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर पी फॉर प्रेशर को अगर इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर हम दबाते हैं इधर से चारों तरफ से अगर इसको दबाते हैं, तो ये पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे। जैसे ये नज़दीक आएंगे, किसका फॉर्म कर ले लेंगे, ये लिक्विड का। और भी अगर इस पार्टिकल्स को फर्दर हम लोग कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये किसका शेप ले लेंगे, सॉलिड का। तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मतलब पार्टिकल्स जैसे नज़दीक आ जाएंगे, स्पेस कम हो जाएगा, तो वो अपना मतलब स्टेट ऑफ मैटर भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। और दूसरी बात, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये फ्लो, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में जब मैं फ्लो चार्ट समझा रहा था, तो फ्लो चार्ट समझाने के दौरान मैंने कहा था कि ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड और गैस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। लिक्विड और गैस क्या करेंगे, फ्लो, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लूइड। सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लूइड। तो ये सब सारे पॉइंट्स अगर समझ में आ गए आपको, तो चलिए टेबल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेबल हम लोग तुरंत डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। सॉलिड के बारे में मैंने बताया कि उनका डेफिनेट शेप होता है, लेकिन अगर हम लोग लिक्विड से कंपेयर करें तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका वो शेप एक्वायर कर लेते हैं। और गैस की अगर बात करें तो गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में जहाँ भी रखोगे वो मतलब उस हिसाब से एडजस्ट कर जाएंगे। आप हल्का सा अगर मतलब थोड़ा सा गैस, अगर मान लो आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल में आपने पूरा गैस भरा, अब घर आते ही, रूम आते ही, मतलब वहाँ से गैस निकलने लग जाता है, देखना पूरा रूम में फैल जाएगा। उनका कोई स्पेस मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होता ही नहीं है, ना शेप होता है ना कुछ होता है। तो गैस के बारे में उतना नहीं करना है, लेकिन हाँ सॉलिड और लिक्विड के बारे में बोल सकते हैं कि उनका मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन डेफ शेप की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड की अगर बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड का थोड़े से वीक होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और गैस के तो वेरी वीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनका ना के बराबर होता है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो बहुत कम होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में थोड़े से सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा होता है लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। और गैस की अगर बात करते हैं तो पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच के, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। सॉलिड के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसका डेंसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। लिक्विड में डेंसिटी रहता है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। और गैस का डेंसिटी तो वेरी लो, गैस में तो डेंसिटी की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। आगे अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड का,
लिक्विड का उससे कम होता है। गैस के तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो गैसियस फेज में है, तो उसको मेल्ट या बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड की बात करते हैं तो उसके एटम्स इतने क्लोजली पैक्ड रहते हैं कि उसको हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है वो टूट जाए या उसका शेप चेंज हो जाए। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक, प्रेशर लगा के उसको सॉलिड में बदल सकते हैं, पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे। और अगर गैस की बात करेंगे तो उन लोग हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। कौन? गैस। सॉलिड की बात करें तो वो फ्लो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, फ्लो नहीं करेंगे, बहुत हल्का मूव करते हैं। लिक्विड फ्लो करेगा तभी तो इसे फ्लूइड कहा जाता है। और सबसे इजीली कौन फ्लो करता है? गैस। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन मैंने यहाँ पे जितना भी पॉसिबल कंपैरिजन था यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है अरेंज, और इस डायग्राम का नाम है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम्स के बीच का स्पेस कैसा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, कौन इजीली फ्लो करेगा, किसका डेंसिटी ज़्यादा है। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इस पॉइंट को ज़रूर पढ़िएगा, आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। अब आते हैं, देखिए फ्लो चार्ट में अगर हम लोग वापस चलते हैं तो फ्लो चार्ट में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था कि हम लोग सॉलिड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा होता है अमरफस। ये तो मैंने बताया था ना कि क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा क्या होता है? अमरफस। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस किसके पार्ट हैं? ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो भौतिक रूप से आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब साक्षात शरीर उनका होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस को तो हम लोग पढ़ लिए। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड को फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड समझने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग समझ लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड्स। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जो काफ़ी हार्ड होता है। ये NaCl जो नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर है। और नीचे जो फिगर दिख रहा होगा ये आयरन रॉड है, ये क्या है? आयरन रॉड्स है। तो इनका जो शेप रहता है ना काफ़ी मतलब फिक्स रहता है। इसमें देखिए एटम्स प्रॉपरली अरेंज रहेंगे। अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो एक कार्बन एटम तीन कार मतलब चार कार्बन एटम्स के साथ आगे अटैच रहेगा। ये कितने के साथ अटैच रहेगा? चार के साथ। एक, दो, तीन, आगे फर्दर ये चार के साथ अटैच रहेगा ही। अगला जो ये रहेगा ये भी कार्बन एटम जो रहेगा, डायमंड देखिए कार्बन एटम, ये डायमंड किससे बनता है? कार्बन ही है एक तरह का, कार्बन का एलोट्रॉप्स। तो ये देखिए ये अगर ये कार्बन का एटम है, ये फर्दर ये चार से अटैच रहेगा, चार कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये एक अगला इधर, एक इधर, एक इधर। तो देखिए जितने भी आपको कार्बन एटम्स दिखेंगे सब चार चार एटम, मतलब सब टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। टेट्राहेड्रल शेप आप देख लीजिए, पंखा का तीनों पत्ती को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो जो शेप बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। चलिए मैं फिर कभी इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए शेप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। शेप क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। एटम्स का प्रॉपरली अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे, इसलिए शेप इसका फिक्स्ड रहता है। आप इसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, और ये काफ़ी हार्ड भी होता है। NaCl का भी देखिए, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है? रेड, आप पिंक दिख रहा होगा तो पिंक, पिंक वाला क्या है? Na है, सोडियम का एटम है। और जो Cl है पार्टिकल, उसको ब्लू कलर में दिखाया गया है। अब सोडियम का आयन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैटायन, और Cl क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, एनायन। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन था तो यहाँ पे क्या बन रहा था? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये डायमंड तो सबसे ज़्यादा मतलब हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है अर्थ पे। यहाँ पे ये देखिए एक Na एक Cl के साथ अटैच है, फिर इधर Cl के साथ अटैच है, फिर ये जो Cl है इस Na के साथ अटैच है, ये Na फिर इस Cl के साथ अटैच है। तो एक प्रॉपरली अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो ये इंटरनल आपको एटम्स का अरेंजमेंट तो दिख रहा होगा। ये सारे के सारे क्या है? ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एकदम फिक्स है।
अब देखिए सॉलिड तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपने कभी रबर बैंड देखा है जिससे चोटी मतलब बाल वगैरह बांधे जाते हैं, लड़कियां बाल बांधती है? या आपके पास जो इरेज़र है नॉन डस्ट या किसी भी कंपनी का इरेज़र है, तो आप उसको तोड़ मरोड़ या फिर मोड़ सकते हैं। मतलब उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इनकी अमरफस सॉलिड्स की, तो अमरफस सॉलिड की देखिए सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये जो रबर बैंड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये रबर बैंड्स हैं। अभी ये आपको दिख रहे होंगे कि ऐसे सर्कुलर शेप में है। अगर हम इधर से फोर्स लगा के इधर खींचे और इधर खींचे तो देखना ये ओवल शेप में हो जाएंगे। फिर अगर हम इसको चाहें तो हम इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं बिना तोड़े। हम इसका शेप बदल रहे हैं ना, इसका शेप फिक्स है क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। इस टेबल में हमने पढ़ा, इसके पहले जो टेबल था सॉलिड लिक्विड गैस का, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सॉलिड होता है इसका डेफिनेट शेप होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि रबर का यहाँ पे कोई डेफिनेट शेप तो है ही नहीं। रबर का कोई डेफिनेट शेप है क्या? अभी सर्कुलर है, फिर ओवल हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, कोई फिक्स शेप तो नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स शेप नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि सॉलिड्स आर ऑलवेज फिक्स, मतलब सॉलिड्स ऑलवेज हैव फिक्स शेप? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। जिनका शेप फिक्स्ड रहता है उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और जिनका शेप बदल दिया जा सकता है, मतलब उनके एटम्स प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं अमरफस सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? अमरफस। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, जैसे ये पाइप्स वगैरह हैं जो पीवीसी पाइप्स लगते हैं ना आपके घर में, पीवीसी पाइप्स, ये ग्लास है। ये जो फिश दिख रहा है ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये भी ग्लास का ही बना हुआ है, ये रबर का है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अमरफस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एटम्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा होगा। ये देख रही है आप, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहे होंगे। ठीक है। अब पहला फिगर, ये मैं पहला फिगर इसको मान लेता हूँ, दूसरा फिगर इसको मान लेता हूँ। तो पहला फिगर में देखो कि ये सारे के सारे यहाँ पे जो एटम्स हैं रेड और ब्लू वाले एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। इसलिए इनका शेप क्या दिख रहा होगा? एकदम मतलब एक ही पैटर्न में दिख रहा होगा, किसी का शेप बड़ा छोटा या आड़ा तिरछा नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग फिगर टू की बात करें तो देखिए फिगर, इसका शेप थोड़ा सा अलग है, इसका शेप थोड़ा सा अलग है, इसका शेप थोड़ा सा अलग है। सबका शेप क्या है? अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे एटम्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, एक पैटर्न में अरेंज नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अमरफस हो जाएगा। एक तो ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ में आ गया। और ये मैंने अभी समझाया कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ से आप देख सकते हैं, डायमंड का, NaCl का, ये क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलाइन, यहाँ मतलब यहाँ प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। और ये क्या हो जाता है? अमरफस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका अलमीरा है रूम का, ये अलमीरा है। बाहर जैसे कि आप लोग कपड़े वगैरह धोते होंगे तो कपड़े आप ला के रखते हैं घर पे। तो दो तरीका होता है रखने का। आप समझ लो कि घर के दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये हो गया, दूसरा बच्चा ये हो गया। एक दिन इसकी माँ ने बोला ए, इसका नाम अगर ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, तो ए की माँ ने कहा कि बेटे तुम कपड़े को अलमारी में रख दो। तो ये क्या किया, कपड़े को प्रॉपरली फोल्ड करके एक के ऊपर मतलब तरीके से रखता चला गया। देखिए प्रॉपरली अरेंज्ड किया हुआ है। बी को जब बोला गया, उसकी माँ ने जब बी को कहा कि कपड़े रख दो अंदर में, तो कपड़े क्या किया, वो जैसे तैसे बस ऐसे ले जाके रख दिया। ये प्रॉपरली अरेंज्ड है क्या? नहीं है। तो ये हो जाता है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। और ये क्या है? अमरफस। ये एग्जांपल्स आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा ना। तो अब चलिए इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमरफस क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्रॉपरली इस दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा पॉइंट वाइज। मैंने अलग अलग नोट्स नहीं बनाया, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही जगह अगर नोट्स बन जाए तो आपको मतलब कंपैरिजन करने में, समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरा क्या है? अमरफस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, जिसका शेप वगैरह हम नहीं बदल सकते। और अमरफस को बोलते हैं सूडो। सूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सॉलिड्स। तो सबसे पहले इनका नाम का ही डिफरेंस हो जाता है कि क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स, और अमरफस को बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। और दूसरा, अमरफस का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अगर ग्लास की बात करें तो आप देखते होंगे कि खिड़की वगैरह में कांच वगैरह ग्लास के लगे रहते हैं, उनको वो क्या है, आपको सॉलिड तो दिख रहे हैं लेकिन वो सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। वो लिक्विड को इतना ठंडा किया जाता है कि सॉलिड की फॉर्म में बन जाते हैं, आपको दिखते हैं।
अब ट्वेल्थ क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। मतलब सीबीएसई से आजकल हटा दिया गया है, लेकिन पहले इस एनसीईआरटी में मेंशन किया रहता था। उसमें यही क्वेश्चन रहता था कि किसी भी बिल्डिंग में अगर वो खिड़की मतलब कांच लगा हुआ है खिड़की में, तो कुछ साल के बाद मतलब 30 40 50 साल के बाद जब भी उस कांच को छूने जाएं, तो आपको कांच का ऊपर वाला पार्ट, जैसे मान लो ये कांच है आपका, खिड़की का कांच है, ऊपर वाला पार्ट ये है, नीचे का पार्ट ये है। तो ऊपर का पार्ट देखना छूने में थोड़ा सा पतला लगेगा और नीचे का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। कारण ये होता है ना कि ये जो ग्लास रहता है सुपर कूल्ड लिक्विड रहता है, एकदम पूरा सुपर कूल्ड, मतलब पूरा ठंडा किया जाता है लिक्विड, और लिक्विड को जब भी ठंडा करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाय नेचर है तो ये लिक्विड, इसकी ग्रेविटी के कारण ये जो पार्टिकल्स है ना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। और बहुत सालों के बाद देखना नीचे का पार्ट क्या होता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, ऊपर का पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा पतला रह जाता है। ये सवाल एनसीईआरटी में दिया गया था। ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन आपको इसका पीडीएफ वगैरह तो मिल जाएगा, ऑनलाइन तो अवेलेबल रहता है, वहाँ पे पढ़ोगे। मैंने एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेकर वहीं से इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अभी मैंने एक फिगर दिखाया आपको, ये देखिए, इनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब इधर कहीं भी चले जाइए या इधर कहीं चले जाइए, इधर कहीं चले जाइए या इधर कहीं चले जाइए, इनका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है सब जगह, मतलब जितना दूर जाइए पैटर्न इनका अरेंजमेंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनका लॉन्ग पैटर्न अरेंजमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन वही अमरफस की बात करते हैं तो इनका जो पैटर्न रहता है ना ये लॉन्ग नहीं रहता, मतलब एक जैसा हर जगह नहीं रहता है। हो सकता है कुछ दूर तक सेम रहे फिर जाके गड़बड़ हो जाए। तो यही सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इनके जो पार्ट जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से ये बने हैं इनका जो अरेंजमेंट रहता है प्रॉपरली ऑर्डर में रहेगा, जहाँ तक जाओगे आप देखोगे प्रॉपरली अरेंजमेंट में रहेगा। लेकिन अमरफस की बात करें, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपरली अरेंज नहीं रहता, अगर रहता भी तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए रहता है, ज़्यादा देर दूर के लिए नहीं रहता है। और रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम मतलब जैसे तैसे, देख रहे हैं ना कि जैसे तैसे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाली फिगर की, तो जैसे तैसे अरेंजमेंट है, प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, तो दे हैव डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप मतलब अभी जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया डायमंड का, ठीक है, NaCl का, आयरन रॉड, इन लोग का शेप क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं अमरफस का, तो इनका शेप डेफिनेट रहता है, इरेगुलर रहता है। जैसे रबर वाला एग्जांपल मैंने दिया, रबर बैंड का एग्जांपल दिया, कि उनका शेप आप लोग बदल सकते हैं, जैसे मतलब जैसे खींचोगे, जैसे उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उस हिसाब से उसका शेप क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन तो आप बोलोगे सॉलिड है, रुई, लेकिन जैसे उसको दबाओगे तो वो थोड़ा सा पिचक सा जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है। आप आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारे मतलब हाथ में लेके एक बॉल आता है, मतलब स्ट्रेस रिलीविंग बॉल, जिसको दबाते हैं। तो आप जैसे उसको दबाओगे उसका मतलब शेप थोड़ा बदलेगा, फिर वो वापस अपने शेप में आता है ना। तो आप रबर भी ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो कि इसमें आ जाता है, जिसका शेप रेगुलर नहीं रहता, इरेगुलर शेप रहता है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अमरफस सॉलिड्स में आ जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा समझाने लायक है। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और अगर हम बात करते हैं अमरफस का तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहाँ समझने वाली बात है कि एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक टर्म्स आ रहे हैं। क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। तो ये समझाने के लिए है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नोट्स में मेंशन नहीं है। आप इसको याद रख लो तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे हम लोगों ने बात किया क्रिस्टलाइन के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इधर क्या है, अमरफस सॉलिड्स। ये तो डिफरेंस समझाने के लिए एक साथ लिख रहा हूँ मैं। आपको मैं फिर से इसका डिफरेंस दिखा दूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैंने बताया कि एन आइसोट्रॉपिक है, और इसके बारे में क्या बताया, आइसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन के बारे में मैंने क्या बताया, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब इसका नेचर एन आइसोट्रॉपिक है और इसका क्या है, आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो देखिए आपने इस फिगर में देखा कि कहीं भी जाइएगा तो क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम, जहाँ भी जाना है।
इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कहीं भी अरेंजमेंट में जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, डिफरेंट, प्रॉपर्टी डिफरेंट। इतना तो समझ में आ गया ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सॉलिड्स दैट शो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ये किसका हो जाएगा, क्रिस्टलाइन के लिए। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया। और अगर आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं, तो अगर आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो देखिए इसका क्या होता है कि सॉलिड्स, आइस देखिए हमारे पास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड्स दैट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब हर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी अलग रहता है। कारण क्या है कि इसका प्रॉपरली अरेंजमेंट हर जगह नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, शार्प रहता है। जैसे आयरन हो गया, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, एकदम शार्प है। उसको पिघलाने के लिए जितना हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हमेशा उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका अमरफस का, तो जैसे टेम्परेचर देते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जैसे रबर को हल्का सा टेम्परेचर दोगे ना आप, देखना हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। या पीवीसी पाइप को, जैसे इसका एग्जांपल था, या ग्लास को, इसका जो एग्जांपल है आप देख रहे होंगे ना, ये सब अमरफस है। अगर इसको हल्का सा भी टेम्परेचर दोगे तो पहले देखना हल्का सा क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये पिघलना शुरू करेगा, और टेम्परेचर के हिसाब से इन लोग मतलब ये क्या होगा, पिघलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वो पिघलना शुरू कर जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली सॉफ्टens ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, उसके बाद ये पिघलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, शार्प रहता है। अगर हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा कि ये मतलब हिडन हीट रहता है। तो हीट ऑफ फ्यूज़न का अगर बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। लेकिन अगर हम अमरफस सॉलिड की बात करते हैं तो हीट ऑफ फ्यूज़न इसका डेफिनेट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको फिगर में दिखाया वही है, यहाँ NaCl, डायमंड, आयरन एक्सेट्रा। और अगर हम बात करते हैं अमरफस की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है रबर, पीवीसी पाइप, ग्लास एक्सेट्रा। तो अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लोग एक चीज़ आज पहली बार पढ़े होंगे शायद, या पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो जो लोग सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड्स में। तो फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए बोला था कि पूरे चैप्टर का ये समरी है, जो फ्लो चार्ट है ना। तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप एक बार हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर की बात करते हैं तो सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए। सॉलिड को अगर फर्दर अगर पढ़ते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड पढ़ते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये भी किस में आता है, दोनों फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही आता है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अलग तरीके से। ये फिगर तो आपको याद होगा कि सॉलिड को लिक्विड को, लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं, फिर वापस इसको मतलब इन लोगों को स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में हम लोग बदल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, तो आप बोलोगे कि 3। लेकिन आजकल जो बुक में मेंशन हो रहा है, जो प्रैक्टिकली पाया गया है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली कितने हैं, 5। कौन कौन से हो जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, एक हो जाएगा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये तीनों हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। लेकिन दो और हैं एक कौन हो जाएगा, प्लाज्मा, और पांचवा हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दो हो जाते मतलब अलग आ जाते हैं। तो टोटल हमारा अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग कितना बोलेंगे आज से, 5, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। अब एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा हम लोग दो और फिजिकल, ये जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में, वो एक प्लाज्मा है और एक क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अब देखिए समझने के लिए पहले हम लोग ये वाला जो फिगर है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग बेस लेके मतलब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है,
और ये गैस है, इतना तो सबको पता है। सॉलिड में जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी हीट दे रहे हैं, हीट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखिए सॉलिड, हर सॉलिड का एक प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हम किसी भी सॉलिड को लेकर अगर उसको उस मेल्टिंग पॉइंट तक दे रहे हैं, उस टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इस लिक्विड को फर्दर हम फिर क्या किए, और टेम्परेचर प्रोवाइड किए, मतलब और ज़्यादा हीट दिए, हीट बढ़ा रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब उल्टा करते हैं, गैस को फिर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कूल कर रहे हैं, यानी हीट कम कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में फर्दर अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा कम कर रहे हैं, यानी कि ठंडा कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने बस यही तीन देखे थे। अगर हम सॉलिड को और ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दें, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए, मतलब जितना पॉसिबल हो सके, तो पॉसिबल अभी तक उतना ही टेम्परेचर हुआ है कि जैसे देखिए मान लीजिए सॉलिड, बर्फ़ की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए, यानी आइस में कन्वर्ट कर दिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा कम करेंगे तो मतलब नेगेटिव में हमारा टेम्परेचर जाएगा। तो अभी तक सबसे ज़्यादा नेगेटिव गया है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इससे ज़्यादा हम लोग कम नहीं कर सकते टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा देखिए, 1-2 डिग्री कम नहीं किए हैं। मतलब सोचिए अगर ठंड के टाइम पे हम लोग इंडिया में -2, -3, -10 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी सब में, दिल्ली सब में, तो सोचिए कितना ठंड लगता है। तो -1, 2, 3, 4 डिग्री में ऐसा दिक्कत है, तो -273 में सोचिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा ठंडा होगा। और सॉलिड को अगर इतना कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, तो ये एक नया मतलब स्टेट ऑफ मैटर को मतलब उसके फॉर्म में आ जाता है, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, शॉर्ट में BEC। सबसे पहले ये जो BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आपको उसमें दिख रहा होगा बोस और एक दिख रहा होगा आइंस्टाइन, दो साइंटिस्ट का नाम दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो इंडिया के साइंटिस्ट थे बोस, उन्होंने ही इस चीज़ का डिस्कवरी किया था। लेकिन उनको ना एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम देखिए मतलब इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा था, और उस टाइम ये ऐसा दौर था कि इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो इनका जो डिस्कवरी था, इनका जो खोज था, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया गया। तो इन्होंने आइंस्टाइन को लेटर लिखा। तो आइंस्टाइन ने इनके लेटर पे विचार किया। तो आइंस्टाइन काफ़ी प्रभावित हुए इनके मतलब खोज से, इनके जो डिस्कवरी से, और फिर इसका नाम ही आइंस्टाइन के कारण पड़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब कोई भी सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए चौथा स्टेट ऑफ मैटर आपको पता चल गया कि कैसे होता है। अब पांचवा देखिए, सॉलिड, हम लोग ये तीन ही पढ़े थे ना, कि अगर सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस। अब वापस अगर गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को और ठंडा करते हैं तो सॉलिड। और अब ये हो गया कि सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, बोस आइंस्टाइन में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिए। अब आपने कभी सोचा है कि अगर गैस को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इससे ज़्यादा करते हैं, मतलब इतना या इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं गैस को, तो ये एक नया फिजिक, मतलब ये स्टेट ऑफ मैटर एक्वायर कर लेता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब जैसे कि इसको बोलते हैं सुपर हीटिंग, बोल सकते हैं हम लोग। हीट नहीं कर रहे हैं इसको, सुपर हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं। तो ये जो नया फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये पढ़ लिए। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका रहता है, प्लाज्मा का, और सबसे कम किसका रहता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का। ये दो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो थे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो चलिए वापस पीडीएफ में चलते हैं, इसका नोट्स को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है फिगर से समझाने का बढ़िया से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अपार्ट फ्रॉम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन से थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
देयर एग्जिस्ट टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सा? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं। ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग हीट किए, हीट करने पे क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड को फर्दर हीट किए, वो बन गया गैस। अब यहीं पे वापस हम लोग आते हैं, गैस से लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे जिसको कूल करने में, मतलब ठंडा करेंगे, और लिक्विड को और ज़्यादा कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। पहले तो हम लोग इतने ही जानते थे। अब आप लोगों को दो चीज़ और दिख रहा होगा कि अगर हम लोग सॉलिड को एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर, इधर अगर आते हैं तो हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, अगर इधर जाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। अब आते हैं गैस में। गैस को अगर हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं, सुपर हीटिंग मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उल्टा करते हैं, अब सुपर हीटिंग है तो उसको सुपर कूलिंग भी तो करना पड़ेगा, तब गैस में कन्वर्ट होगा। कूल करेंगे तो लिक्विड में, और ज़्यादा कूल करेंगे तो सॉलिड में, और इसको सुपर कूल मतलब करते हैं, सुपर कूल बोल सकते हैं इसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन में। अब बोस आइंस्टाइन सुपर कूल होने के बाद आया है, तो अगर इसको मतलब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सुपर हीटिंग करेंगे, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक तरह का आप समझ लो कि साइकिल ये चलता रहेगा। अब मैंने नोट करके एक पॉइंट भी लिखा है, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस एज पर द एनर्जी प्रोवाइडेड टू इट। अभी आपने देखा जिस हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, हीट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस हिसाब से उन लोग अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहे हैं। मतलब सॉलिड को हम लोग लिक्विड भी बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, प्लाज्मा भी बना सकते हैं। प्लाज्मा को वापस हम लोग बोस आइंस्टाइन भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखिए, अगर हम चाहें तो प्लाज्मा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोस आइंस्टाइन में। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर हम लोग कितना एनर्जी या कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, या किस टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नोट तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर किस चीज़ पे ज़्यादातर डिपेंड करता है, तो वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का एनर्जी, जितना अमाउंट का एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा। अब प्लाज्मा और दूसरा क्या है? बोस आइंस्टाइन। इन दोनों के बारे में शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट। अब ये पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। पहला पॉइंट अगर हम लोग पढ़ते हैं, ऑन एडिशन ऑफ एनर्जी सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और वेपर फेज। ठीक है, लिक्विड को जैसे हम लोग हीट करते हैं तो या तो गैस में बदल जाएगा तो वेपर फेज में, ये तो आप लोग अंडरस्टूड है। ऑन फर्दर हीटिंग, और ज़्यादा अगर हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा। ये क्लियर हो गया कि अगर हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं? लिक्विड में। लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो फर्दर वो गैस में चेंज होगा, या तो वाटर वेपर में, वेपर फेज में चेंज होगा। अब इस वेपर फेज को हम लोग बहुत ज़्यादा, या गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मतलब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन तो बहुत ईजी है, ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा भी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब उल्टा चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? ऊपर वाले में इसमें हीट कर रहे थे। अब नीचे में क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। ऑन कूलिंग सॉलिड्स एट वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसका वैल्यू कितना? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दे गेट कन्वर्टेड इनटू बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब प्लाज्मा का देखिए कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। पहला फोटो में आपको दिख रहा होगा कि सूरज काफ़ी गर्म है। मैंने पहले ही बोला था कि प्लाज्मा क्या होता है? वेरी हाई टेम्परेचर पे। दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिजली गिर रहा है, तो इसका भी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और ये तीसरा दिख रहा होगा वेल्डिंग वाला, तो वेल्डिंग का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि हम लोग किसी टाइप का चीज़ को अगर वेल्ड करना हो, पिघलाना हो, उसको जोड़ना हो, तो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल, मतलब वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तीन एग्जांपल आप देखे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि हाँ प्लाज्मा किसको बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए प्लाज्मा के बारे में भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है यहाँ पे, तो हम चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस क्योंकि इसके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो भी मतलब जैसे भी जैसे मैंने समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास Na है, समझने के लिए समझिएगा। Na मतलब क्या हो जाता है? सोडियम। सोडियम का अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर हो जाता है 11, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सोडियम को, ये अगर हम बात करते हैं, देखिए
पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। अगर पहला सेल दूसरा सेल तो समझ रहे हैं कि ये फुल्ली फील्ड है। तीसरा सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम इसको टेम्परेचर देंगे, ये टेम्परेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। एक नेगेटिवली चार्ज हटेगा तो यानी सोडियम पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो आयन बन गया ना। और ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देते हैं तभी हम लोग प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। तो ये समझने के लिए था कि इसको क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये चार्ज्ड होता है। कौन, प्लाज्मा। क्या है, देखिए, इट इज अ सुपर हीटेड मैटर सो हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग एन आयोनाइज्ड गैस। अभी वही ना मैं बोला कि इतना ज़्यादा एनर्जी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल से रिप्ड अवे हो जाते हैं, मतलब बाहर ही निकल जाते हैं। और क्या करते हैं, एक आयोनाइज्ड गैस फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो किसके फॉर्म में चल जाते हैं, गैस के फॉर्म में। और उससे ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर प्लाज्मा में चले जाएंगे। तो प्लाज्मा को हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइज्ड गैस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, विथ हाई टेम्परेचर, हाई नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं आयंस, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आयंस जो रहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपको सब पता है कि ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो एक मैं कभी वीडियो लेकर आऊँगा कि जो मतलब बिजली गिरती है तो उसमें कौन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, कौन नेगेटिवली चार्ज रहता है, जिसके कारण देखिए ऊपर से जो बिजली ये गिर रही है, आप सेकंड फिगर में देखोगे, ऊपर से ये बिजली गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज मतलब पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी कारण ये होता है। ये शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, इट कंप्राइजेज ओवर 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितना भी 99% चीज़ दिख रहा है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, प्लाज्मा है। सन को देख लो, स्टार को देख लो, ये सब आपको दिख रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में है। एग्जाम्पल देखिए, सन एंड ऑल स्टार्स, नियॉन साइन, वेल्डिंग आर्क, प्लाज्मा बॉल, फ्लोरेसेंट लाइट एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, प्लाज्मा। ये एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा आपका प्लाज्मा के लिए। तो प्लाज्मा देखिए आपका ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में इस चीज़ मेंशन है, और अगर आप देखोगे तो 11th के एक साइड बुक में भी मेंशन है। तो मैंने एनसीईआरटी 9th वाला को ही यहाँ पर रेफरेंस लेके चला है, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा जरूर मेंशन है आप देखोगे ना, तो वहाँ पे तो वहाँ के लिए एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए हो जाता है। कभी कभी देखिए एकेडमिक में भी बच्चों के लिए यूज़फुल है ये वाला वीडियो, और कंपटीशन के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि कंपटीशन में प्लाज्मा के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दे देगा, पूछेगा कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है। तो वहाँ पे आपको मतलब एलिमिनेट करने में ये हेल्पफुल हो जाएगा। एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अगला आते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का सबसे पहले देखिए, अगर हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट मानते हैं तो बोस आइंस्टाइन को फिफ्थ स्टेट मान लेंगे, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ द फिफ्थ एंड द कूलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे ठंडा और सबसे कूल कौन रहता है स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC बोलते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ डाइल्यूट गैस ऑफ bosons that is cooled to a temperature to close to एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज जीरो के। ये ओके नहीं समझिएगा, ये क्या है, जीरो के है, ठीक है, जीरो के। या फिर अगर कैल्विन को हम लोग सेंटीग्रेड में बदलते हैं, इसका मैंने एक वीडियो भी डाला है बना के, आप देख सकते हैं। फिजिक्स का एक वीडियो है, फिजिक्स का आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे सेकंड वाला लेक्चर है, उसमें कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है। तो वहाँ पे आप देखना कि हम लोग केल्विन को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। तो एक बार आप जाके देखने, अगर 0 केल्विन है तो उसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मैंने बताया था कि सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के थ्रू ये दिया गया था। इट वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय सत्येंद्र नाथ बोस, और उसके बाद अगर जब इनका एक्सेप्ट नहीं किया गया तब ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेटर लिखे थे। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने दोनों का नाम लिख दिया है कि ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस, और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ने मिल के किया था। तो बोस का देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस का बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन, ये दोनों नाम हो गया, तो इसीलिए नाम हो जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब कोई चीज़ को ठंडा करना, कंडेंसेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। तो कंडेंसेट करें, ठंडा करें, तो सबसे ठंडा फिर क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ही हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द कूलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझेंगे, सुपर फ्लूइड सच एज
कूल लिक्विड हेलियम, सुपर कंडक्टर सच एज न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूट्रॉन स्टार। ये सब आप याद रखना है, अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उतना टेंशन मत लीजिएगा कि ये सब चीज़ जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखोगे ना तब तक आपको उतना याद नहीं रहेगा। हाँ, ये अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं जिसका मैंने फिगर यहाँ पे मेंशन किया है, ये सब चीज़ आप डेली लाइफ में देखते होंगे तो आपको ये याद रखना मतलब आसान हो जाएगा। लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो सुपर फ्लूइड्स सच एज कूल लिक्विड हेलियम, ये सब याद रखोगे तो आपका मतलब एग्जाम में लिखने में काम आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर हम बीईसी की बात करते हैं यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के यूजेस की बात करते हैं तो दे हैव ऑल्सो बीन यूज टू क्रिएट एटम लेजर्स, एटॉमिक क्लॉक्स एंड ग्रेविटेशनल, रोटेशनल और मैग्नेटिक सेंसर्स विथ एक्सीलेंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे इसका यूज़ भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो एक शॉर्ट नोट्स इसके लिए क्या हो जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए एक शॉर्ट नोट्स हो जाता है। इस चीज़ को भी आप पढ़ रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में काम आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस थे और मिक्सचर्स थे। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हम लोग डिवाइड किए थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। आप देखोगे फ्लो चार्ट को, आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसका पीडीएफ। वहाँ पे देखना प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है और फिर प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर पहले प्योर सब्सटेंसेस। देखिए पूरा पीडीएफ को मैं मतलब जो भी इसका नोट्स है मैं पीडीएफ यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में इसको मतलब ख़त्म कर दे। पार्ट वाइज लाने में क्या होता है ना, फिर बहुत लोग का छूट जाता है कि हाँ बाद में देख लेंगे ऐसा करके, फिर वो छूटा का छूटा रह जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। नाम में ही आपको दिख रहा होगा प्योर, प्योर मतलब समझ में आ जाएगा एकदम शुद्ध। सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। कि ऐसे सब्सटेंस, ठीक, जो किस चीज़ से बना है कि एक ही टाइप ऑफ एटम से बने हो या एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम या फिर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल से बने हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। तो यहाँ पे हम लोग फिर देखिए अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के दो पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। जितने भी उनके पार्टिकल्स बनेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे ये प्योर सब्सटेंसेस बना है, उसका केमिकल नेचर यानी रासायनिक जो नेचर है उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। An element is a substance that cannot be broken down into any other substance. एलिमेंट सबसे छोटा सब्सटेंस मान के चलिए कि एक ही टाइप का एटम से बनता है, तो उसको हम लोग आगे आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप ऑफ एटम से बनता है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी तक जैसे पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी आप देखिएगा कि अभी तक नॉन एलिमेंट्स कितने हैं, 118। मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स टोटल मिला के 118 अभी तक जाने गए हैं और हो सकता है फ्यूचर में और किसी के बारे में पता चले। तो एलिमेंट्स के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या होता है कि इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स बनता है एटम से, ठीक है, एलिमेंट्स बनता है एटम से, लेकिन कंपाउंड्स क्या बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, जब उन लोग एक दूसरे से कंबाइंड एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप डेली पानी पीते हो, H2O, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का दो एटम लिया गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं, मतलब यहाँ नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या, वन, एक एटम लिया गया, तो इनका रेशियो क्या है, 2:1। मतलब ये रेशियो फिक्स है, इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। मास का अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ पे मास का रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ मास का रेशियो 2:16, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:8 हो जाता है। तो मास का रेशियो हो गया, यहाँ पे एटम का रेशियो हो गया, या वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो देखिए रेशियो फिक्स रहता है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए कंपाउंड अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके H2O बना लेते हैं तो H2O का प्रॉपर्टी ये दोनों से अलग हो जाता है। वही बोल रहा है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब H2O जिस पार्टिकल से बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये दोनों से H2O का मतलब प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली। एक चीज़ हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली। कोई फिजिकल मेथड हम लोग नहीं लगा सकते, फिजिकल मेथड से कुछ हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन मतलब ज़्यादातर चांस क्या है कि केमिकल मेथड ही करेंगे तभी। देख से अभी यहाँ पे देखिए, ये जो H2O बना, H2O किस चीज़ से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हमको H2O को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो हमको कुछ केमिकल मेथड ही लगाना पड़ेगा, तभी ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग हाथ से तोड़ के या फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, हमेशा क्या होगा, केमिकल मेथड ही यूज़ किया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपका देखिए MCQ में भी ये काम आ जाएगा। अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब इसका प्रॉपर्टी हर जगह सेम रहेगा। होमोजीनियस मतलब हर जगह एक जैसा। होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स अगर हम बात करते हैं तो होमो मीन्स होता है सेम, और हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होमो यहाँ पे होमो मतलब क्या होता है, सेम। इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaCl। शुगर, इसका फार्मूला आ जाता है C12H22O11। कैल्शियम ऑक्साइड बात करते हैं CaO, जो चूना चूना वाइट कलर का होता है। वाटर की बात करते हैं H2O। अब जैसे कि आपका कटोरी में यहाँ टेबल सॉल्ट रखा हुआ है, इसको आप टेबल सॉल्ट समझिए कि टेबल सॉल्ट रखा हुआ है। तो टेबल सॉल्ट आप यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ, सबका टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला ज़्यादा नमकीन लग रहा है, ये वाला मीठा लग रहा है, वैसा नहीं। होमोजीनियस मतलब इसका प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं या एक बाल्टी पानी समझ लीजिए, एक बाल्टी पानी ले लेते हैं। अगर हम पानी को पीना चाहते हैं, ये मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, तो यहाँ का पानी ऐसा नहीं कि इस पोर्शन का पानी हमें ज़्यादा मीठा लगेगा, इस पोर्शन का पानी नमकीन लगेगा, इसमें नमक ज़्यादा, इसमें पानी चीनी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। हर जगह प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका होमोजीनियस है। तो देखिए होमोजीनियस यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ये क्या है, NaCl। अब और भी एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इसका प्रॉपर्टी हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ये कंपाउंड का आपको समझ में आ गया। कंपाउंड को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग को नेचर से मिलता है, दीज आर द सच कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जिसको लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये सब हम लोग डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, यानी नेचर से मिलता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हमें मिनरल से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रेफाइट, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। साइनाइड्स जिसे एग्जांपल हो जाता है सोडियम साइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCN एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, मिनरल से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है, नेचर से। यानी मतलब नेचर मतलब हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ही स्पेसिफिकली बात करेंगे। वैसे मिनरल भी हमें नेचर से ही मिलता है, लेकिन जो चीज़ प्लांट एंड एनिमल से मिलता है वो हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल से मिलता है वो चीज़ क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आगे आता है मिक्सचर्स। मिक्सचर आपको नाम से ही, जैसे एक प्योर सब्सटेंसेस था उसमें एक ही टाइप का चीज़ मिलेगा, मिक्सचर में क्या रहेगा, मिक्स मतलब दो या दो से ज़्यादा टाइप को वैरायटी में आपको मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा। उसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर आपको तो समझ में आ जाता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप डेली जैसे मिक्सचर खाते होंगे जो दुकान से खरीदते हैं ना, जैसे लोकल भाषा में दालमूट बोलते हैं, तो वो मिक्सचर में देखते होंगे बहुत तरह का चीज़ मिक्स रहता है और प्रॉपरली फिक्स रेशियो में नहीं रहता है, मतलब अलग अलग रेशियो में मिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि जितना उसमें अगर मूंगफली मिक्स करना है तो मतलब फिक्स रेशियो में ही मूंगफली मिक्स कर रहे हैं, उसमें कुछ और मिक्स करना है तो फिक्स रेशियो नहीं रहता है, जितना मन करे उतना ऐसे जैसे तैसे मिक्स कर देते हैं। तो मिक्सचर का एग्जांपल वही ले लो। अब जैसे कि आप मान लो खिचड़ी आपको बनाना हो घर पे, तो आप क्या करते हो, खिचड़ी के लिए सबसे पहले दाल और चावल दोनों को मिक्स करते हो। तो आप क्या कभी काउंट करते हो कि दाल का इतना ही दाना रहेगा, चावल का इतना ही दाना रहेगा, वैसा कुछ नहीं रहता है। मतलब आप अपने अनुमान से मिक्स कर देते हो, तो वो क्या होगा, मिक्सचर। मतलब वहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं रहता है। A mixture is a substance that is made up of two or more compounds that are not mixed in a fixed ratio। मतलब उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं रहता है, जैसे तैसे हम लोग मिला लेते हैं। It shows properties of all its constituents।
इसका जो प्रॉपर्टी रहता है, जैसे हम लोग कंपाउंड में पढ़े थे कि उसका प्रॉपर्टी जो रहता है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग रहता है। अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग शुगर डाल दिए, मतलब शरबत बना रहे हैं, और मान लो नींबू पानी मतलब लेमन का 2-4 बूंद डाल दिए या फिर कुछ ज़्यादा डाल दिए, तो अब ये शरबत बन गया। तो इसमें क्या क्या है, वाटर है, शुगर है और लेमन है। जब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग को वाटर का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा और लेमन का भी टेस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग फिक्स रेशियो में इसको मिक्स नहीं किए हैं, अपने अनुमान से मिक्स कर दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो जो शरबत बना है ये एक मिक्सचर है। ये जो शरबत बना है ये क्या हो जाता है, ये मिक्सचर हो जाता है। और ये मिक्सचर का जो टेस्ट है, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब या जो सब्सटेंसेज हैं, तो उसी का इंडिविजुअल मतलब आपको सबका टेस्ट आएगा, वाटर का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी और लेमन का भी। तो इसका इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से ये बना है सबका प्रॉपर्टी ये शो करेगा। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड से बिल्कुल ही शो नहीं करेगा। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स में क्या था, केमिकल मेथड्स, और मिक्सचर में क्या है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कैसे सेपरेट किए जाएंगे, फिजिकल मेथड से। तो ये एक डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग कंपाउंड में पढ़े थे कि वो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा, होमोजीनियस। लेकिन अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करते हैं तो ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सॉल्ट मिक्सड विथ वाटर। एयर भी तो एक तरह का मिक्सचर हो जाता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, सी वाटर एक्सेट्रा। ये था क्या, मिक्सचर का डेफिनेशन। अब मिक्सचर को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यही किए थे ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। होमो मतलब मैंने क्या बताया था, सेम मतलब हर जगह क्या रहेगा, सेम। इन होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा मिक्स ही रहेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स रिमेन यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर आप शुगर मतलब चीनी को पानी में मिलाएं या ग्लूकोज को पानी में मिलाएं, तो आपको ऐसे थोड़ी लगेगा कि ग्लूकोज का बाउंड्री यहाँ तक दिखेगा, ग्लूकोज यहाँ तक दिख रहा है, पानी यहाँ, जैसे गिलास हो गया इसमें मिक्स कर लिए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाउंड्री तक ग्लूकोज दिख रहा है, इसके ऊपर पानी दिख रहा है, इसके नीचे ग्लूकोज दिख रहा है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। किसमें, होमोजीनियस में। मतलब इनका कोई बाउंड्री नहीं होता है, मतलब जो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो मिक्स करते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए, मिक्स हो जाते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। तो आप जब भी ग्लूकोज को पानी में डाल के आप पीते होंगे, जब भी आपको मतलब थकावट सा लगता होगा, तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, पानी में घोल के पी लेते हैं। तो आप जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसका आपको पता चल जाता है ग्लूकोज भी इसमें, पानी भी है, तो वो मिक्सचर है। मतलब क्या है, उसको टेस्ट आपको दोनों का टेस्ट आ रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना हुआ है टेस्ट अगर आ रहा है दोनों का, दैट मीन्स इट्स अ मिक्सचर। लेकिन आप देखते होंगे कि अगर उसको प्रॉपरली आप घोल देते हैं, ग्लूकोज को पानी में प्रॉपरली घोल देते हैं, तो हर जगह जो टेस्ट रहेगा लगभग सेम रहेगा, मतलब प्रॉपर्टी लगभग सेम रहेगा। लेकिन वो मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे पहचाने आप उसको, क्योंकि दोनों का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों का वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो वही हो जाता है कि उन लोगों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहता है, प्रॉपर्टी है लगभग एक जगह, हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है किससे, होमोजीनियस से। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली। द प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट आएगा। जैसे कि अगर आप मिट्टी को पानी में डाल दोगे या कीचड़ बन गया, तो कीचड़ में जब आप पैर रखोगे देखोगे कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं कम मिट्टी है, कहीं ज़्यादा मिट्टी है, तो यूनिफॉर्मली वो मिक्स नहीं हुआ है। होता है ना कि जैसे कि आप खेत वगैरह में काम किए होगे कभी, या किसी कीचड़ में फंसे होगे, देखोगे कीचड़ में एक साइड कहीं ज़्यादा पानी रहता है, कहीं कम पानी रहता है, कहीं ज़्यादा मिट्टी रहता है, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब क्या मैंने बताया था, हेट्रो मतलब बताया था डिफरेंट। देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे कि पानी को हम लोग सैंड में मिला रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा सैंड अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री वहाँ पे बना हुआ नहीं, लेकिन आपको एक दोनों के बीच का सेपरेशन दिख जाएगा। राइस एंड पल्स, मतलब चावल और दाल को अगर आप रखते हो, मिक्स करते हो, तो आपको चावल अलग दिखेगा, दाल अलग दिखेगा। लेकिन अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज इन वाटर में, तो पानी और ग्लूकोज आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, दोनों मिक्स हो जाता है। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ नोट करके मैंने लिखा है देखिए,
एयर की बात करते हैं तो बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि एयर में नाइट्रोजन तो 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, मतलब ये फिक्स रेशियो में रहता है ना। अगर ये फिक्स रेशियो में है तो इसको हम लोग कंपाउंड्स ना बोल के हम लोग इसे मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल बहुत लोग के दिमाग में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप यहाँ सुन लो, क्योंकि ये एक कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, और ये मैंने नोट में मेंशन इसलिए कर दिया है ताकि मतलब आपको अगर कभी देखने का मन करे, आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना और याद रखना। प्योर एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड मेड प्राइमरीली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, एयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर क्या दो ही गैस से बना है? आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया है। तो एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस हैं जो मतलब एयर में मिक्स है। अगर हम लोग प्योर एयर की बात करेंगे तो वो सिर्फ दो ही गैस से बनता है, एक नाइट्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से। तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। आगे देखिए, समटाइम्स एयर इज कंसिडर्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर को कभी कभी क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कारण क्या है कि समटाइम्स वन ऑफ द गैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर क्रिएटिंग अ बायफेजिक नेचर ऑफ गैस। बाईफेजिक मतलब दो फेज। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, और फेजिंग मतलब जैसे एक सॉलिड और लिक्विड दो फेज में आ गया, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज। तो कभी कभी हो जाता है ना कि गैस कभी दो फेज शो कर रहा है तो प्रॉपरली फिक्स रेशियो में नहीं रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में प्योर गैस में क्या रहेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और जब कुछ और मिक्स हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो हेट्रोजीनियस। तो ये था मैटर के मतलब जो नोट्स है, मैंने नोट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा मतलब केमिस्ट्री समझने में मदद किया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिले मैं एक वीडियो ऐसे ही बना के लाया करूँ आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन करना, समझना और कंपटीशन या फिर एकेडमिक का तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाए। तो ये वीडियो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियो पे कमेंट करो आप। अगर आपको कंपलसरी लगे तो आप कमेंट करना, या आप डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।